आजादी का अमृत महोत्सव। प्रस्तुत है 1857 में स्वाधीनता के प्रथम संग्राम में गोरखपुर की भूमिका पर केंद्रित रूपक 1857 की क्रांति में रण गोरखपुर। भारतीय स्वातंत्र समर में सन 1857 की क्रांति एक ऐसा बिंदु है जहां से भारतीय स्वाधीनता आंदोलन उत्तरोत्तर आगे बढ़ता गया। इसने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। भारतीय इतिहास का यह स्वर्णिम अध्याय लिखा गया था हजारों हजार लोगों की कुर्बानियों से। लाखों लोगों ने अंग्रेजी शासन के पूर्ण समापन के लिए जी जान से मेहनत की और अपनी कुर्बानी दी। ये अलग बात है कि अंग्रेजी शासन उसके बाद लगभग 90 वर्षों तक चला, लेकिन यह भी एक सत्य है कि आने वाले 90 वर्ष अंग्रेजों के लिए कभी भी आसान नहीं रहे। भारतीयों ने यह सिद्ध कर दिया कि भले ही भारतीय समाज में आत्मसातीकरण की एक बड़ी ही लंबी और विशिष्ट परंपरा उपस्थित है, लेकिन हमें अपनी आन बान और शान पर लड़ना आता है, मरना मिटना आता है, और किसी भी विदेशी शासन के प्रति प्रतिरोध ही एकमात्र नियति हो सकती है। विद्रोह की इस अनिवार्यता को स्वीकार करते हुए 1857 की क्रांति के लिए भारत सरकार के आधिकारिक इतिहासकार एस.एन. सेन लिखते हैं, विद्रोह अनिवार्य था। कोई भी विजित राष्ट्र सदा के लिए विदेशी दास्ता में नहीं रह सकता। एक तानाशाही शक्ति को अंत में तलवार की शक्ति से ही राज करना पड़ता है, चाहे वह उसे मखमल की म्यान में ही क्यों न रखे। सन 1857 के विद्रोह को एक राष्ट्रीय विद्रोह मानने वाले तत्कालीन इंग्लैंड के कंजर्वेटिव दल के प्रमुख नेता, जो बाद में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी बने, बेंजामिन डिज़रायली ने इस विद्रोह की अनिवार्यता और अवश्यंभाविता को स्थापित करते हुए कहा है, यह विद्रोह एक आकस्मिक प्रेरणा नहीं था, अपितु एक सचेत संयोग का परिणाम था, और वह एक सुनियोजित और सुसंगठित प्रयत्नों का परिणाम था जो अवसर की प्रतीक्षा में थे। साम्राज्य का उत्थान और पतन चर्बी वाले कारतूसों के मामले से नहीं होते। ऐसे विद्रोह उचित और पर्याप्त कारणों के एकत्रित होने से ही होते हैं। 1857 की क्रांति पूरे भारत की ही तरह गोरखपुर और आसपास के क्षेत्रों में भी बड़ी प्रबलता से फैली। सरयू, गंगा और गंडक नदियों के बीच स्थित गोरखपुर और आसपास का ये क्षेत्र मूलतः तराई का क्षेत्र है, जो उस समय अवध सूबे का हिस्सा था। नदियों और प्रचुर जल स्रोतों की उपस्थिति के कारण जहां यह इलाका अच्छा खासा उपजाऊ था, वहीं इन नदियों से उत्पन्न भौगोलिक दुरूहता के कारण यह इलाका बाकी अवध के सूबे से थोड़ा कटा हुआ भी था। बंगाल आर्मी में बहुत बड़ी संख्या में पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग काम करते थे। लोग तो वहां थे, लेकिन उनके परिवार वाले यहाँ थे। जो भी कुछ होता था उसका सीधा प्रभाव इन परिवार वालों पे पड़ता था, और इसलिए जब स्वाधीनता का यह प्रथम समर आरंभ हुआ तो गोरखपुर ने भी बाकी क्षेत्रों के साथ कदम ताल करते हुए अंग्रेजों की हालत पस्त कर दी। (1857) की क्रांति के समय गोरखपुर का कलेक्टर पैटर्सन आजमगढ़ में रहता था। दूसरे प्रमुख अंग्रेज अफसर भी आजमगढ़ में रहा करते थे। गोरखपुर में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट वार्ड जिला प्रशासन का काम देखते थे। गोरखपुर में विद्रोह की शुरुआत की मोहम्मद हसन ने। मोहम्मद हसन अवध के नवाब के नाजिम थे। उन्हें गोरखपुर का जिम्मा सौंपा गया था। अवध के अंग्रेजी शासन में विलय हो जाने के बाद उन्हें उनके पद से हटा दिया गया। इसलिए अंग्रेजों से नाराज मोहम्मद हसन ने विद्रोही तेवर अख्तियार कर लिए।
उनका साथ दिया डुमरी नरेश बाबू बंधु सिंह ने। रुद्रपुर के 87 राजा ने भी उनका सहयोग किया और नरहरपुर के राजा हरप्रसाद सिंह ने खुलकर उनका साथ दिया। मोहम्मद हसन के बगावत कर देने पे कलेक्टर पैटर्सन गोरखपुर आना चाहता था, लेकिन जगदीशपुर के क्रांतिकारी बाबू कुंवर सिंह और उनके 70 वर्षीय भाई अमर सिंह ने सरयू नदी के तट पर, जो आज बढ़लगंज में है, उनका रास्ता रोके रखा और अंततः सरयू के उत्तरी इलाके पे मोहम्मद हसन का कब्जा हो गया। उस वक्त का जिला जज विनयार्ड और कुछ दूसरे अंग्रेज अधिकारी बागियों के इस बढ़ते दबाव के कारण सपरिवार भाग खड़े हुए। मोहम्मद हसन और बाबू बंधु सिंह के नेतृत्व में बागियों ने सरकारी खजाने और शस्त्रागार पे कब्जा कर लिया। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट वर्ड की कोठी फूंक दी गई और वह भी परिवार सहित कहीं दूर जाकर छिप गया। मोहम्मद हसन ने गोरखपुर के नाजिम के रूप में कार्य करना शुरू किया और अपने पहले ही आदेश में अंग्रेजों के सारे कानून रद्द कर दिए। कैदियों को रिहा कर दिया गया, राजस्व वसूली स्थगित कर दी गई, कचहरी लगाई गई, अपनी सेना और अपना सरकार बनाकर शासन आरंभ कर दिया गया। इस प्रकार लगभग 6 महीने तक 1857 में गोरखपुर अंग्रेजों के शासन से आजाद रहा। गोरखपुर के इस क्षेत्र में आज भी 1857 की क्रांति को लेकर सहसा जो नाम याद पड़ता है वह नाम है शहीद बंधु सिंह का। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में इतिहास विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर हिमांशु चतुर्वेदी बताते हैं। जहाँ तक गोरखपुर की बातचीत आती है तो गोरखपुर अंचल में यहाँ पर जो घटनाक्रम चला, उस घटनाक्रम का सीधा जुड़ाव अवध और अवध के साथ साथ दिल्ली तक दिखाई देता है। इसमें अगर आप गोरखपुर क्षेत्र की बातचीत करिए, मूल गोरखपुर शहर की बात करिए, तो यहाँ पर हसन अली और मौलवी सरफराज अली के नाम दिखाई देंगे। और लेकिन जहाँ तक इस समस्त राष्ट्रीय आंदोलन के अगर महानायक की बातचीत की जाए इस क्षेत्र में, जिन पर अभी इतिहास लगभग मौन है, उसको जिस प्रकार से सामने आना चाहिए, मुझे लगता है कि अमृत महोत्सव इसी चीज़ के ऊपर ज़्यादा केंद्रित है। उसकी जो पूरी स्पिरिट है वो इन्हीं अनसंग हीरोज़ को बाहर लाने की है, जिनका बहुत बड़ी भागीदारी है देश के स्वाधीनता संग्राम के आधारों में। तो अगर शहीद बाबू बंधु सिंह की बातचीत की जाए तो मैं यहाँ से बातचीत शुरू करूँगा कि लगभग अवध के क्षेत्र में अंग्रेज़ों के द्वारा इस स्वाधीनता संग्राम को सैन्य बल से दबाने का कार्य कर दिया गया था, लेकिन गोरखपुर के आसपास यह सबसे अंत में समाप्त हो रहा है अगर पूरे अवध सूबे को उठा करके देखिए। और गोरखपुर के सूबे में सबसे अंत में समाप्त ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जब तक बाबू बंधु सिंह हैं तब तक इसको समाप्त नहीं माना गया। यह ऐतिहासिक रूप से ये इतनी बड़ी सत्यता है बाबू बंधु सिंह के विषय में, जिस पर कि व्यापक प्रकाश डालने की बहुत आवश्यकता है। और रहा प्रश्न कि बाबू बंधु सिंह एक जो कि कहिए कि बिल्कुल युवा और देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने वाले और जंगलों में रह करके इस क्रांति की अलग को चलाने वाले, उनकी जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण है 1857 में गोरखपुर के अंचल में। बंधु सिंह के बारे में बताते हुए प्रोफेसर हिमांशु चतुर्वेदी आगे कहते हैं। देखिए, बंधु सिंह का जो कार्यक्षेत्र है वो मूलतः डुमरी से उनका जुड़ाव है। और डुमरी के साथ साथ मैं आपको बताऊं कि क्योंकि गोरखपुर अंचल का मामला है तो खासकर महुआ डाबर पहला गांव है जिसको कि पेपे के द्वारा जलाया जा रहा है। और महुआ डाबर के अलावा उस समय गोरखपुर का जो डीएम है पैटरसन, उसके अगर आदेशों की श्रृंखला देखिए तो 17th नेटिव इन्फेंट्री गोरखपुर में और आजमगढ़ में तैनात है। सीधे आप उसको जोड़ दीजिए मेरठ से ले जा करके कि इस 17वीं नेटिव इन्फेंट्री ने उन कारतूसों को खोलने से मुंह से मना किया जिसको लेकर के मंगल पांडे और जो हैं वो अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। और गोरखपुर में अगर आप देखेंगे तो शहीद बाबू बंधु सिंह के अलावा परगना अमरोहा, नरहरपुर के राजा, नागर की स्टेट और 87 राज, ये सब के सब एक साथ खड़े हो रहे हैं 1857 में देश की स्वाधीनता के लिए और स्वतंत्रता के लिए।
जहां तक प्रश्न है बाबू बंधु सिंह का, तो बाबू बंधु सिंह की पहली खासियत यह है कि वो जो एक छापामारी पद्धति होती है जिसको गोरिल्ला वॉरफेयर कहते हैं, उसमें उनका एक जबरदस्त एक्सपर्टाइज है और वो सीधी चुनौती ब्रिटिश हुक्मरान को दे रहे हैं। घटनाक्रम देखिएगा अगर तो शायद जितनी दिक्कतें शहीद बाबू बंधु सिंह ने पैदा की इस क्षेत्र में, अगर उसका खाका बनाइए तो 29 अप्रैल 1858 से खाका बनना शुरू होता है, जब पहली बार अपने 300 लोगों के साथ वो एक गवर्नमेंट की जो पोस्ट है, जो थाना है, उस पर आक्रमण कर रहे हैं, जहां की 11 पुलिसकर्मी मारे जा रहे हैं। फिर 4 मई 1858 को डुमरी थाने पर वो उनका आक्रमण है। ये सारे जो थाने हैं ब्रिटिश हुकूमत की, ये सब कहिए कि सिंबल्स हैं उनकी पावर के, उनकी ताकत के। 14 मई 1858 को 40 जो बैलगाड़ियां रसद लेकर के जा रही हैं, वो उसको रसद छीनने का काम करते हैं और जो जनता में जिनको ज़रूरत है उसके बीच वो बांट रहे हैं। और 17 मई 1858 को वो पिपराइच थाने पर फिर आक्रमण कर रहे हैं। और 21 मई को जो ब्रिटिश पार्टी है जिसको कि बर्ड लीड कर रहा है, नेतृत्व कर रहा है, वो कोशिश कर रही है बंधु सिंह को पकड़ने की, लेकिन वो बंधु सिंह को कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि जंगल जो है वही उनका मेन आश्रय है। वो निरंतर जंगलों की ओर वापस चले जाते हैं जिस जंगल की जानकारी उनको है, और यहाँ पर ये लोग प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं। इसके बाद वो हथुआ थाना के ऊपर उनका आक्रमण दिखाई देगा। और फिर वो जो शाही कोठी है कुसमी की, उसको वो अटैक कर रहे हैं क्योंकि उस समय जो इमामबाड़ा के गद्दे नशीन है सैयद अहमद अली शाह साहब, वो बेसिकली ब्रिटिश एक सपोर्टर हैं। और बंधु सिंह के बारे में अगर मैं आपको एक बड़ी जो प्राइमरी डॉक्यूमेंट है जिसको कहिए कि गदर के ज़माने में लिखा गया, ये इस घटनाक्रम के समय ही कशाफुल बगावत में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बाबू बंधु सिंह के लिए कही गई है कि बंधु सिंह बागी का सर जब कटे तो यहाँ से भी गर्द बगावत मिटे। मतलब कि लास्ट अगर कोई अंतिम कोई व्यक्ति है जो इस अलख को किसी न किसी रूप में जला करके रखने का काम कर रहे हैं तो बाबू बंधु सिंह इस क्षेत्र में। बंधु सिंह जब तक जीवित रहे हैं अलीनगर में, हम सबको पता है कि उनको फांसी हुई। एक लोकायुक्ति बहुत बड़ी है ये अपने आप में कि उनको फांसी देने की कोशिश तरकुलहा देवी जो मंदिर उन्हीं के द्वारा बनाया गया है पर की गई। बार बार रास्ता टूट जा रहा था और उनके चेहरे पे कोई शिकन नहीं थी जिस समय वो इस देश की माटी को बचाने के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। तो बंधु सिंह तो इस क्षेत्र के 1857 के समझ लीजिए एक महानायक हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश और गोरखपुर के क्षेत्र में 1857 की क्रांति की तीव्रता को लेकर कई विश्लेषकों के अपने अपने मत हैं। प्रोफेसर हिमांशु चतुर्वेदी बताते हैं, इस एरिया के जो जमींदार हैं और जो ताल्लुकदार हैं वो सिर्फ कोई शोषण का प्रतीक नहीं है, जनता और जनमानस उनके साथ जुड़ी हुई है और वो जनमानस के एक प्रकार से उसकी देखरेख करने वाले जिसको कहना चाहिए कि नेचुरल लीडरशिप, जो प्राकृतिक रूप से वो उनका जुड़ाव है अपने जनमानस के साथ। तो इसको ध्यान में रखते हुए जब बहस हुई है 1857 को लेकर के ब्रिटिश संसद में, तो उस बहस में दो चीजें उभर करके सामने आई। गोरखपुर भी उसी का भाग है उस बहस में जो बातें हुई। पहला ये कि ये माना गया, इसके बाद विस्तार रुक गया। 1857 के बाद कोई विस्तार नहीं हो रहा है भारत के अंदर, अंग्रेजी शासन, अंग्रेजी जो भौगोलिक क्षेत्र है उनका जो है। और दो चीजें उनकी समझ में आई हैं जो कि संसद में बहस हुई कि एक तो भारत के अंदर ये जो देसी रियासतें हैं, अगर उनमें से कुछ देसी रियासतें ईस्ट इंडिया कंपनी के समर्थन में ना खड़ी हुई होती तो 1857 में कोई ताकत नहीं थी जो रोक पाती ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के अंदर। समाप्त हो गया होता उपनिवेशवाद 57 में। दूसरी चीज उनको समझ में आई कि ये जो ताल्लुकदार हैं, जो जमींदार हैं, खासकर अवध के रीजन में, अवध के क्षेत्रों में, ये बड़े एक इनका जो जुड़ाव है अपनी मिट्टी से और जो जनमानस यहाँ पे रह रहा है उसका जो जुड़ाव है इनके साथ, वो बड़ा जबरदस्त जुड़ाव है, वो पुश्तैनी रूप से चला आ रहा है। अर्थात वो जनता की देखरेख कर रहे हैं, इसीलिए जुड़ाव है उनका। तो कईयों को तो हटाया, लेकिन लगभग 68%
जो ताल्लुकदार और जिम्मेदार हैं उनकी ताल्लुकदारी और जिम्मेदारी वापस लौटा दी गई। लेकिन जब आप गोरखपुर में आएंगे तो गोरखपुर में चाहे डुमरी हो, चाहे सतासी राज हो, चाहे नरहरपुर हो, चाहे आपका निचलौल हो, यहाँ पर आपको ये दिखाई देगा कि ये ज़्यादातर लोग, इनको या तो इम्प्रिजनमेंट हुआ है, सजाएं हुई हैं। जैसे अगर आप उदाहरण उठा लीजिए कि जो राजा उदित नारायण सिंह हैं सतासी के, और सतासी, बांसी और उनवल, ये 3 बड़े महत्वपूर्ण रियासतें यहाँ पर पड़ती हैं इस क्षेत्र के अंदर। तो राजा उदित नारायण सिंह को पूर्ण काला पानी की सजा दी जा रही है और वहीं काला पानी में उनकी मृत्यु भी हो रही है। तो यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा, क्योंकि इतनी तीव्र प्रतिरोध है यहाँ पर, कि उस प्रतिरोध की तीव्रता को देखते हुए बल्लू सिंह जी को फांसी हो रही है, अन्य कई लोगों को फांसियां हो रही हैं, उनकी लंबी सूची है। सन 1857 की क्रांति किसानों की क्रांति थी, सैनिकों की क्रांति थी, इस देश में रहने वाले आम जनमानस की क्रांति थी। क्रांति में संघर्ष करने वाले लोगों का सबसे बड़ा हिस्सा किसानों के बीच से आता था। अंग्रेजों द्वारा भू राजस्व अधिक से अधिक एकत्र किए जाने के प्रयासों का परिणाम था किसानों का शोषण, और इस शोषण की प्रतिक्रिया सामने आई सन 1857 की क्रांति के रूप में। इन कारणों पर प्रकाश डालते हुए दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर में मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास विभाग की प्रोफेसर निधि चतुर्वेदी बताती हैं। अंग्रेजों ने आने के पश्चात भारत पे तमाम तरह के भू राजस्व व्यवस्थाएं लागू की, जिसमें कहीं जमींदारी व्यवस्था थी, कहीं रैयतवारी थी, कहीं महलवारी थी। गोरखपुर और आजमगढ़ यहाँ पर महलवारी व्यवस्था लागू की गई थी, जिसके तहत किसानों का शोषण किया गया। इसके तहत किसानों का शोषण इस वजह से भी हुआ क्योंकि कंपनी ने इस समय जो डिमांड थी उनकी भू राजस्व की, वो 2.5 गुना तक बढ़ा दी। पहले इस तरफ की जो लैंड थी उसमें 3 तरह की लैंड्स जो हुआ करती थी, वो रेवेन्यू फ्री, रेंट फ्री लैंड्स होती थी, जैसे माफी, वीरान और तौफीर। जो माफी लैंड होती थी वहाँ पे लगान नहीं लिया जाता था। वीरान यानी जो बैरन होती थी, और तौफीर यानी जहाँ झाड़ झंखाड़ हुआ करते थे। इन पर भी कलेक्शंस यहाँ पर महलवारी में 1835 के बाद से शुरू हो गए थे, जिसका व्यापक प्रभाव यहाँ के कृषकों पे पड़ा। और साथ ही साथ जो पुराने जमींदार थे उनको इतने घाटे होने लगे कि उन्होंने अपनी जमीनों को बेचने का कार्य करना प्रारंभ कर दिया। एक आदेश और कंपनी सरकार ने यहाँ के लिए पारित किया कि जमींदार जिनके मड फोर्ट्स हुआ करते थे, मिट्टी के जो किले हुआ करते थे, उनको यहाँ पर तहस नहस कर दिया गया, या फरमान जारी हुआ कि उनको नष्ट कर दिया जाएगा। उससे बहुत नाराजगी थी। और यहाँ जो गोरखपुर अंचल है, जैसा कि आपने बताया कि तराई का एरिया था, तो यहाँ पे जो फॉरेस्ट था या जो जंगल था वो भी काफी पैमाने में फैला हुआ था। जंगल होने का सबसे बड़ा जो फायदा होता था वो किसानों और जमींदारों को यह होता था कि जब कंपनी के अधिकारी जबरदस्ती उनसे लगान वसूल करने आते थे तो इसमें से बहुत सारे ऐसे थे जो जाके जंगल में छुप जाते थे और वहां से अपनी लड़ाई जारी करते थे। लेकिन यह भी फरमान पास कर दिया गया कि यहाँ के जो आसपास के क्षेत्र के जंगल हैं उन्हें भी काट दिया जाएगा। उनकी टिम्बर उस समय जो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री ब्रिटिश काल में काफी बढ़ रही थी उसमें लगा दिया जाएगा, जिसकी वजह से ये जंगल कट गए, जो इनके लिए असंतोष का बहुत बड़ा कारण थे। साथ ही एक और समस्या यहाँ यह उपजी कि यहाँ कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर या जो कृषि है उसका व्यावसायीकरण प्रारंभ हुआ, और व्यावसायीकरण के तहत अफीम, नील और साथ ही साथ गन्ना या शुगर केन, इनकी फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश हुई। यहाँ हम आपको एक चीज बताना चाहेंगे कि 1813 और 33 के जो अधिनियम ब्रिटिश सरकार ने पारित किए थे, उन अधिनियमों द्वारा जो ब्रिटिशर्स हुआ करते थे वो भारत में अब व्यापार भी मुक्त रूप से कर सकते थे, और साथ ही साथ वो लैंड परचेज भी कर सकते थे, भूमि का अधिग्रहण भी कर सकते थे। वो कानूनी रूप से उन्हें अलाउ कर दिया गया। तो ये जो फैक्ट्रीज होती थी इस क्षेत्र में, इन फैक्ट्रीज पर अधिग्रहण जो ब्रिटिश प्लांटर्स थे उनका हो गया, जो जबरदस्ती यहाँ के कृषकों से जबरदस्ती इन पे करने लगे कि हाँ उनका माल अब इन्हीं फैक्ट्रीज पे जाता था, जो कि बहुत नीचे दामों पे जाता था।
तो ये सारे जो कारण हैं जो कृषि से संबंधित हैं, जिसकी वजह से यहाँ का जनमानस बहुत ही अधिक रुष्ट हो गया था। और ये जो रुष्टता थी यह प्रतिरोध के रूप में आपको 1857 में दिखाई देती। सन 1857 की क्रांति में लड़ने वाले और शहादत देने वाले बहुत सारे नाम ऐसे हैं जिनके विषय में कोई भी आधिकारिक सूचना उपलब्ध नहीं है। इनके विषय में अगर हमको जानकारी मिलती है तो केवल मौखिक इतिहास से, किंवदंतियों से, लोक कथाओं से। कितने गोली खाए सीनतानिए बाबू, कितने गोली खाए सीनतानिए बाबू, वतन बचाए दे कुर्बानी बाबू, वतन बचाए दे कुर्बानी बाबू, वतन बचाए दे कुर्बानी बाबू। कितने गोली खाए सीनतानिए बाबू, कितने गोली खाए सीनतानिए बाबू, वतन बचाए दे कुर्बानी बाबू, वतन बचाए दे कुर्बानी बाबू, वतन बचाए दे कुर्बानी बाबू। जननी पुकारे जागा जागा नौजवानवा, बसिया पे झूल वीर माई के लला नवा, बसिया पे झूल वीर माई के लला नवा, बसिया पे झूल वीर माई के लला नवा। लहराए झंडा चमके निशानी बाबू, लहराए झंडा चमके निशानी बाबू, वतन बचाए दे कुर्बानी बाबू, वतन बचाए दे कुर्बानी बाबू, वतन बचाए दे कुर्बानी बाबू। मौखिक इतिहास की परंपरा में गाए जाने वाले महानायकों के बारे में प्रोफेसर निधि चतुर्वेदी कहती हैं। देखिए, इतिहास में दो ही चीजें आजकल काउंट हुई हैं, सिर्फ प्राइमरी सोर्सेज और सेकेंडरी रिसोर्सेज जिन पर हम लोग रिसर्च करते हैं। लेकिन जैसा कि अभी चौरी चौरा में भी हुआ, आपने देखा होगा कि वहाँ पे नई चीजें निकल कर आई। तो ओरल हिस्ट्री जो कि अब रीजनल इतिहास या क्षेत्रीय इतिहास के लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, इसी ओरल हिस्ट्री के आधार पर प्रोफेसर हिमांशु चतुर्वेदी कुछ नाम और बताते हैं उन योद्धाओं के जिनको इतिहास में वह सम्मान नहीं मिल सका जिसके वे हकदार थे। अगर मैं आपको ओरल हिस्ट्री की ओर थोड़ा सा ले जाऊं, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स मौजूद नहीं हैं, थोड़ा सा गोरखपुर से हटे छावनी की ओर अगर हम लोग जाएं तो वहां पर क्रांतिकारियों को जिस तरीके से पीपल के पेड़ पर आज भी लोग वहां पर ये लोक कथाएं चल रही हैं। तो एक बेलड़ी क्षेत्र पड़ता है वहां पर, जहां पर एक इन्हीं क्रांतिकारियों के वंशज हैं रामानंद शुक्ल जी, वो ओरल हिस्ट्री में बताते हैं कि जिस पीपल के पेड़ पर फांसियां दी गईं उसके विषय में वो कह रहे हैं कि जैसे ईश्वरी शुक्ला, बनबीर सिंह, रिसाला सिंह, बाबू रामदीन, रघुवीर बाबू, इन नामों की इस अंचल में अभी चर्चा शुरू हुई नहीं है। इन नायकों की चर्चा करते हुए प्रोफेसर हिमांशु चतुर्वेदी आगे कहते हैं, बहुत जबरदस्त है यहाँ का इतिहास। आप पैना के बाबुओं की बात करिए, गोविंद बली सिंह पांडेपुर की बात करिए, आप राजा उदय प्रताप सिंह नागर की बात करिए, आप राय इनायत अली शाह शाहपुर की बात करिए, आप राजा रंदुल सेन निचलौल की बात करिए, आप राजा हर प्रसाद मल जो नाहरपुर के हैं उनकी बात करिए। लंबी फहरिस्त है ऐसे सेनानियों की, जिन सेनानियों को हमें भारतीय इतिहास के मुख्य में ला करके लाने की आवश्यकता है, जिससे यह अंचल जो 57 में खड़ा हुआ, जो यहाँ पर जो कुर्बानियां हुई, उसके विषय में लोगों को जानकारी मिल सके। भारतीय स्वाधीनता के इस प्रथम संग्राम में हमारे देश के रणबांकुरे जी जान से लड़े, लेकिन संसाधनों की कमी, हथियारों की कमी, आधुनिक तकनीक की कमी और कुछ देशी राजे रजवाड़ों के विश्वासघात के कारण अंततः अंग्रेजों को सफलता मिली। गोरखपुर में भी क्रांतिकारियों ने लगभग 6 माह तक अपना प्रतिरोध जारी रखा। अंततः अंग्रेजों ने नेपाल की सेना को, सिख रेजिमेंट को फ्रैंक फेडरर के नेतृत्व में गोरखपुर भेजा। क्रांतिकारियों ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन अंततः उन्हें सफलता नहीं मिल सकी और अंग्रेज इस इलाके पर पुनः कब्जा करने में कामयाब हो गए। एक सामान्य विवेचना में यह कहा जा सकता है कि 1857 की क्रांति में
भारतीयों को अपेक्षित सफलता नहीं मिली। लेकिन यह भी एक तथ्य है कि जिस कंपनी शासन के खिलाफ यह महासंग्राम हुआ, यह महासमर हुआ, उस कंपनी शासन को इस विद्रोह के तुरंत बाद ही समाप्त कर दिया गया। किसी भी ऐतिहासिक घटनाक्रम का तात्कालिक महत्व उतना अधिक नहीं होता जितना दीर्घकालिक महत्व होता है। इन्हीं दीर्घकालिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए प्रोफेसर निधि चतुर्वेदी कहती हैं, इसका जो इम्पैक्ट फैक्टर है या जो इसका जो रिजल्टेंट फैक्टर है, परिणाम हुए हैं, वो बड़े दूरगामी 1857 के हुए हैं। अंग्रेजों को यह आभास हो जा रहा है कि भारतीय जनमानस जहां भी प्रतिरोध करना होगा वो इकट्ठा हो सकता है। अंग्रेजों की जो विस्तारवाद की नीति है, जो अभी तक चलती चली आ रही थी, उसमें कहीं ना कहीं हॉल्ट या वहां रोक होनी आवश्यक हो रही है। 1858 में जो कंपनी राज है उसका समापन हो रहा है और कंपनी राज के पश्चात सीधे ब्रिटिश हुकूमत भारत पे आ रही है। कंपनी राज जो 1600 से चलता चला आ रहा था, यह घटना इतनी दूरगामी प्रभाव को लेकर आ रही है। 1857 के इस प्रथम स्वाधीनता संग्राम के विषय में बोलते हुए लॉर्ड क्रोमर ने कहा था, काश कि अंग्रेज की युवा पीढ़ी भारतीय विद्रोह के इतिहास को पढ़े, ध्यान दे, सीखे और इसका मनन करे। इसमें बहुत से पाठ और चेतावनियां निहित हैं। अंग्रेजों ने इस पाठ को और इस चेतावनी को कुछ हद तक समझा भी और अपने राज्य को दृढ़ करने के लिए कुछ प्रयास भी किए। लेकिन भारतीय जनता के मन में, भारतीय जनमानस में स्वाधीनता की जो इच्छा पनप चुकी थी, अंग्रेजों के किसी भी उपाय के पास उसे रोकने की शक्ति नहीं थी। और अंततः 15 अगस्त सन 1947 को इस महाविद्रोह के लगभग 90 सालों बाद अंग्रेजों को इस भारत भूमि को स्वाधीन करके सदा सदा के लिए जाना पड़ा। अभी आप सुन रहे थे रूपक 1857 की क्रांति में रण गोरखपुर। इस कार्यक्रम में वाचन स्वर मनीष तिवारी और दीपांकर कुमार मिश्र का, प्रस्तुति सहयोग मनोज कुमार यादव और आलोक कुमार का, आलेख एवं प्रस्तुति थी मनीष तिवारी की। इस कार्यक्रम की परिकल्पना थी डॉक्टर नीरजा माधव की। आजादी का अमृत महोत्सव